विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जिसने सारी दुनिया को हंसाया और कई बार हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम स्वयं उसके जैसे हैं या वो हमें अपने जैसा लगता है। दोस्तों, हम बात करेंगे चार्ली चैपलिन की। चार्ली चैपलिन यानी हम सब। विष्णु खरे जी का ये लेख, ये निबंध काफ़ी प्रेरक भी है और चार्ली चैपलिन के जीवन पर प्रभाव, चार्ली चैपलिन के जीवन पर प्रकाश डालने वाला भी है। उनकी फिल्में, उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व इस निबंध में झलकता है। झलकता ही नहीं देता है बल्कि पूरे प्रभावशाली ढंग से हमें दिखाई भी देता है। विष्णु खरे जी का ऐसा लेखन है। तो चलिए, मैं हूँ शैलेंद्र, ज्ञान मंजरी में आपका स्वागत है। ये है मेरा परिचय। चलिए शुरू करते हैं पाठ और सबसे पहले जानते हैं लेखक के बारे में। विष्णु खरे अपने ईमान को गिरवी रखे हुए उन्हें जमाने हुए, उनकी मजबूरी है कि अल्लाह उन्हें दिखता नहीं। अपने ईमान को गिरवी रखे हुए उन्हें जमाने हुए, उनकी मजबूरी है कि अल्लाह उन्हें दिखता नहीं। यह है विडंबना। विष्णु खरे जी के शब्दों में इन पंक्तियों का क्या अर्थ है आप लोग बताइएगा। ठीक है, मैं आप पर छोड़ता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। जीवन परिचय जान लेते हैं। सबसे पहले जन्म 9 फरवरी 1940, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। मृत्यु 19 सितंबर 2018। 2020 चल रहा है। विद्यार्थियों, जब इनकी मृत्यु हुई थी तो मैंने अपनी कक्षा में काफ़ी चर्चा की थी इन पर। तो खैर, मृत्यु 19 सितंबर 2018। रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाओं में एक गैर रूमानी समय में, खुद अपनी आँख से, सबकी आवाज़ के पर्दे में, पिछला बाकी, ये इनके सभी के सभी कविता संग्रह हैं। आलोचना की पहली किताब, ये इनकी आलोचना की ही किताब है ना। शीर्षक भी वही है और विधा भी वही है। काले वाला फिनलैंड का राष्ट्रीय काव्य है। इसका इन्होंने अनुवाद किया है। अनुवाद कार्य भी इन्होंने किया है, कविताएं लिखी हैं और आलोचना पर काफ़ी काम किया है। पुरस्कार की अगर बात करें तो प्रमुख पुरस्कार में रघुवीर सहाय सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का सम्मान, शिखर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वाइट रोज़। तो ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय था। अब हम निबंध के बारे में जान लें। जो भी चार्ली चैपलिन के बारे में इन्होंने लिखा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। संसार के महानतम अभिनेता चार्ली चैपलिन के बारे में रचित इस निबंध में चार्ली के अभिनय की आधारभूत विशेषताओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। चार्ली के अभिनय में हास्य और करुणा का मिश्रित संतुलन ही उन्हें आम जनता के अपने कष्टों और दुखों तक ले जाता है। इस तरह वे अभिनय के माध्यम से आम जन से सीधे जुड़ाव करते हैं। ये चार्ली चैपलिन का चित्र है। चार्ली चैपलिन यानी हम सब। निबंध विष्णु खरे जी द्वारा हास्य फिल्मों के अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन पर लिखे गए इस पाठ में
लेखक ने चार्ली के कलाकर्म की कुछ मूलभूत विशेषताओं को रेखांकित किया है। करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य उनकी दृष्टि में चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता रही है। पाठ के प्रारंभ में ही लेखक लिखता है कि यह वर्ष चार्ली चैपलिन की जन्मशती है। साथ ही उनकी पहली फिल्म मेकिंग ए लिविंग के 75 वर्ष पूरे होते हैं। 75 सालों में चार्ली की कला दुनिया के सामने है और 5 पीढ़ियों को मुग्ध कर रही है। सीमाओं को पार करता हुआ चार्ली आज भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा है। तो मैंने प्रारंभ में ही थोड़ी सी बातें की थी, उन्हीं बातों को सार संक्षेप में यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ तक तो थी निबंध के बारे में बात। अब हम चलेंगे और गद्यांश की व्याख्या देखेंगे, पाठ की व्याख्या देखेंगे। पाठ में क्या है, क्या कहा गया है, इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला ही गद्यांश है, इसका पहला पैराग्राफ, पहला गद्यांश है। यदि यह वर्ष चैपलिन की जन्मशती का ना होता तो भी चैपलिन के जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष होता, क्योंकि आज उनकी पहली फिल्म मेकिंग ए लिविंग के 75 वर्ष पूरे होते हैं। पौन शताब्दी से चैपलिन की कला दुनिया के सामने है और 5 पीढ़ियों को मुग्ध कर चुकी है। समय, भूगोल और संस्कृतियों की सीमाओं से खिलवाड़ करता हुआ चार्ली आज भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा है, जो उसे अपने बुढ़ापे तक याद रखेंगे। पश्चिम में तो बार बार चार्ली का पुनर्जीवन होता ही है। विकासशील दुनिया में जैसे जैसे टेलीविज़न और वीडियो का प्रसार हो रहा है, एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग नए सिरे से चार्ली को घड़ी सुधारते या जूते खाने की कोशिश करते हुए देख रहा है। चैपलिन की ऐसी कुछ फिल्में या इस्तेमाल न की गई रीलें भी मिली हैं जिनके बारे में कोई जानता न था। अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा। तो ये पहला गद्यांश है, एक भूमिका है, एक प्रस्तावना है इस निबंध की। विश्व खरे जी लिखते हैं कि यह वर्ष जो है चार्ली चैपलिन की जन्मशती का है, यानी कि इनके जन्म को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जब भी ये निबंध लिखा था तब की बात है। साथ ही यह भी कहते हैं कि अगर ये उनकी जन्मशती ना होता तो भी उनके लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष होता। क्यों? क्योंकि इसी वर्ष ठीक 75 वर्ष पहले उनकी पहली फिल्म आई थी जिसका नाम था मेकिंग ए लिविंग। तो उसके 75 वर्ष पूरे होने के कारण भी यह एक महत्वपूर्ण वर्ष है। लगभग पौन शताब्दी हो गए, पौन शताब्दी लगभग 75 वर्ष, पौन शताब्दी है ना। तो लगभग 75 वर्ष से चैपलिन की कला दुनिया के सामने है और 5 पीढ़ियों को मुग्ध कर चुकी है। 5 पीढ़ियाँ, हमारे पिताजी भी देखे होंगे या उनके पिताजी देखे होंगे, है ना, हम लोग भी देख रहे हैं या हमारे बच्चे भी देख रहे हैं। समय, भूगोल और संस्कृतियों की सीमाओं से खिलवाड़ करता हुआ चार्ली आज भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा है। समय, भूगोल और संस्कृति, ये 3 शब्द हैं, अपने आप में व्यापक, अपने आप में एक विस्तार लिए हुए, अपने आप में एक गूढ़ अर्थ लिए हुए। समय यह कि चार्ली चैपलिन के जन्म के 100 वर्ष से भी अधिक हो चुके हैं, लेकिन चैपलिन आज भी
उतना ही प्रासंगिक, उतना ही दिलों के करीब है जितना अपने समय में रहा। समय भूगोल। भूगोल का आशय यह है कि चैपलिन अपने ही देश में नहीं बल्कि सारी दुनिया पर राज करता है, सारी दुनिया के दिलों पर राज करता है। उसे कोई सीमा किसी देश की, किसी गांव की, किसी ज़िले की सीमा बांध नहीं सकी। पूरी दुनिया में चार्ली चैपलिन को एक हास्य अभिनेता के रूप में, एक कलाकार के रूप में याद किया जाता है। और संस्कृति। संस्कृति हर देश की, हर समाज की अपनी अपनी संस्कृति होती है और उसके अपने स्वीकार होते हैं, अपने अस्वीकार होते हैं। चीज़ों को लेकर के अपनी मान्यताएं होती हैं, अपनी परंपराएं होती हैं, अपने रीति रिवाज होते हैं, अपनी विचारधारा होती है, अपने अपने सोच होती है, अपनी अपनी सोच होती है। तो विभिन्न संस्कृतियों में भी जिस प्रकार चार्ली ने समय से खिलवाड़ किया, भूगोल से खिलवाड़ किया, उसी तरह संस्कृतियों से खिलवाड़ का आशय यहाँ पर यह है कि समय, भूगोल और संस्कृति चार्ली की सीमाएं नहीं बनी, चार्ली को बांध नहीं सके। एक सीमित क्षेत्र में, एक सीमित समय काल में या एक सीमित संस्कृति। चार्ली किसी एक संस्कृति के नहीं हैं, चार्ली किसी एक देश के नहीं हैं, चार्ली किसी एक समय के नहीं हैं। पश्चिम में तो बार बार चार्ली का पुनर्जीवन होता है, लेकिन विकासशील दुनिया में भी जब से टेलीविज़न और वीडियो का प्रसार हुआ है, चार्ली ने एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग कायम कर लिया है। और चार्ली चैपलिन की ऐसी कई रीलें प्रकाश में आईं, कई ऐसी फिल्में आईं जिनको शायद लोग जानते भी नहीं हैं। सच यह है कि चार्ली के बारे में आने वाले 50 वर्ष या इससे अधिक भी बहुत कुछ कहा जाएगा। तो ये पहले पैराग्राफ के भाव हैं। लेखक ने एक विषय प्रवेश किया है, आगे चलते हैं। उनकी फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई हैं, बुद्धि पर नहीं। विद्यार्थियों, ये एक ऐसा पाठ है जिसमें जीवन दर्शन है और एक एक पैराग्राफ में बड़ी बड़ी बातें हैं। और शायद आप देख रहे हो कि एक वाक्य शुरू होता है, एक सूक्ति सी होती है और उस पर पूरा एक लेक्चर हो सकता है, एक एक पैराग्राफ पर एक एक लेक्चर हो सकता है। एक पंक्ति समास रूप में दे दी गई, फिर आप उसका विस्तार कीजिए और करते रहिए। एक पंक्ति एक विचारधारा के समान है। एक पंक्ति कह लीजिए कि एक सूक्ति की तरह है जिसकी आप व्याख्या करते जाइए, नए नए अर्थ निकलते जाएंगे या अर्थों का विस्तार होता जाएगा। उनकी फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई हैं, बुद्धि पर नहीं। मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, द रोवंथ सील, लास्ट ईयर इन मारियनेबॉड, द सैक्रिफाइस जैसी फिल्में दर्शक से एक उच्चतर एहसास की मांग करती हैं, उच्चतर एहसास की मांग करती हैं। जो लोग दिमाग लगाते हैं, जो लोग बुद्धि से नापना चाहते हैं उनकी फिल्मों को, शायद हो सकता है वो निराश हों, क्योंकि उनकी फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई हैं। उनकी फिल्मों को समझने के लिए हृदय चाहिए, उनकी फिल्मों को समझने के लिए भावनाएं चाहिए, एक एहसास चाहिए, महसूस करने वाला व्यक्ति चाहिए, एहसास करने वाला हृदय चाहिए। चैपलिन का चमत्कार यही है कि उनकी फिल्मों को पागल खाने के मरीजों,
विकल मस्तिष्क लोगों से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक कहीं एक स्तर पर और कहीं सूक्ष्मतम रसास्वादन के साथ देख सकते हैं। चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा। अब विद्यार्थियों, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक दो पंक्तियाँ रेखांकित करूँगा और मेरा मन होता है कि मैं बराबर रेखांकित करता चलूँ, क्योंकि बहुत ही शानदार पंक्तियाँ लिखी हैं विश्व खरे जी ने यहाँ पर। देखिए, उनकी फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई हैं, बुद्धि पर नहीं। ठीक है, एक तो ये, एक सेकंड, उनकी फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई हैं, बुद्धि पर नहीं। ठीक है, एक तो ये पंक्ति हो गई आपकी। उसके बाद देखिए, चैपलिन का चमत्कार यही है कि उनकी फिल्मों को पागल खाने के मरीजों से लेकर विकल मस्तिष्क के लोगों से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति भी कहीं एक स्तर पर तो कहीं सूक्ष्मतम रसास्वादन के साथ देख सकते हैं। ठीक है, और यही नहीं, उन्होंने फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ कि देखिए, सबसे पहली बात तो क्या जो है चार्ली चैपलिन की विशेषता क्या है? विशेषता ये है, चमत्कार है, ये एक चमत्कार की तरह है कि उनकी फिल्में जो है पागल खाने के मरीजों अर्थात एक मंद बुद्धि व्यक्ति भी, एक विकल मस्तिष्क वाला व्यक्ति भी, ठीक है, वह भी उतना ही रसास्वादन करेगा, किसी एक स्तर पर उतना ही आनंद उठाएगा जितना कि आइंस्टाइन जैसा महान प्रतिभा वाला वैज्ञानिक भी उठा सकता है। उतना ही आनंद वो पागल खाने का मरीज भी उठा सकता है। एक स्तर पर रसास्वादन का ये स्तर हो सकता है, और दूसरी ओर पागल खाने का मरीज या एक आम आदमी चार्ली की फिल्मों का रसास्वादन अपने स्तर पर करता है। ठीक है, और आइंस्टाइन या जो फिल्मों के निर्माता निर्देशक के लेकर के जो कलाकार इत्यादि हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि उनको कला की बड़ी समझ है, वो लोग भी एक दूसरे स्तर पर जा कर के उसी फिल्म को देख करके उतना ही रसास्वादन कर सकते हैं। आशय यह है कि चार्ली की फिल्में इस रूप में चमत्कारिक हैं कि एक ही साथ दो वर्गों का मनोरंजन कर देती हैं। हम कहते हैं कि कोई ऐसी फिल्म है जो कि एक आयु वर्ग वाला देखेगा, ठीक है, और एक दूसरी फिल्म बनेगी वो दूसरे आयु वर्ग के लिए होगी। लेकिन चार्ली की फिल्मों में ऐसा नहीं है। चार्ली की फिल्में केवल वयस्कों के लिए, केवल बच्चों के लिए, केवल कलाकारों के लिए, केवल वैज्ञानिकों के लिए, केवल डॉक्टरों के लिए ऐसा विभाजन नहीं करती हैं। वो एक ही फिल्म में, एक ही वीडियो के माध्यम से, एक ही फिल्म के माध्यम से सभी वर्गों का एक स्तर पर तो सामान्य रूप से और एक स्तर पर सूक्ष्मतम रसास्वादन भी करा देती हैं। ये चमत्कार है चार्ली की फिल्मों का। यही कारण है कि उनकी फिल्मों ने क्या किया है, कला को लोकतांत्रिक बनाया है। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, और दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा है। मैं यही समझा रहा हूँ। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा एक दो शब्दों पर फिर से विचार करता हूँ। लोकतांत्रिक,
ठीक है, और वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था। दोस्तों, मैं आपको ये बात बताऊं कि आप लोग जानते होंगे कि फ़िल्में जो बनती हैं वो फ़िल्में, जैसे हमारे अपने देश भारत की बात करते हैं, अपने प्यारे भारत की बात करते हैं, यहाँ पर फिल्म में सेंसर बोर्ड होता है और वो बोर्ड सर्टिफिकेट देता है, प्रमाण पत्र देता है कि कौन सी फिल्म किस वर्ग के लिए है। ठीक है, उसमें एक होती है ए, है ना, और एक होती है यू, एक होती है ए यू, है ना, और एक होती है एस। ये 4 प्रकार के वर्ग होते हैं फिल्मों के। ए वर्ग एडल्ट, है ना, एडल्ट, इसको बड़े लोग देखते हैं 18+। ठीक है, बड़े लोग देखते हैं, बच्चे नहीं देख सकते। ए यू जो होता है, यू जो होता है यू, इसे जो है यूनिवर्सल कह लो या कह लो कि बच्चे इत्यादि सभी लोग देख सकते हैं। ए यू एडल्ट प्लस यूनिवर्सल या जो भी है, इसे क्या है कि बच्चे देख तो सकते हैं लेकिन अपने माता पिता के साथ, या 14 वर्ष से ऊपर की उम्र के बच्चे देख सकते हैं। एस स्पेशल, स्पेशल का मतलब ये फिल्में केवल डॉक्टर, वैज्ञानिक इत्यादि, इंजीनियर इत्यादि लोगों के लिए बनाई जाती, वो लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक वर्ग व्यवस्था है, एक क्लासिफिकेशन है, एक वर्ग बनाए गए हैं आयु वर्ग के तहत। आप फिल्मों में देखते होंगे उसमें 13+ लिखा रहता है, 10+ लिखा रहता है, या फिर आप देखोगे तो फिल्मों में ऊपर ही जहाँ पे सर्टिफिकेट होता है, शुरुआत में सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसमें ऊपर यू या ए यू या ए लिखा रहता है, आप देखे होंगे, है ना। तो लेकिन चार्ली की फिल्में ऐसा विभाजन नहीं करती हैं, चार्ली की फिल्में ऐसा विभाजन नहीं करती हैं, बल्कि वो चीज़ों को लोकतांत्रिक बनाती हैं। हाँ, अब लोकतंत्र, लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? लोकतंत्र का मतलब आप लोग जानते होंगे, अब्राहम लिंकन की परिभाषा है, अब्राहम लिंकन की परिभाषा है कि जनता का, जनता के द्वारा जनता का शासन, वो तो शासन की बात है, लेकिन लोकतंत्र दरअसल सभी जगह की बात है। जैसे उदाहरण के लिए मैं अपनी कक्षा में जब जाता हूँ तो मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बच्चों आज क्या पढ़ोगे, या फिर आप लोगों को पढ़ने का मन है, या फिर मैं किसी प्रश्न का जवाब पूछता हूँ, सभी बच्चों से कहता हूँ अपनी राय रखिए, कोई तानाशाही नहीं चलानी है कि नहीं आज हम यही पढ़ेंगे। अगर बच्चों ने कह दिया कि सर आज हमें गद्य पढ़ने का मन नहीं है, या आज कविता पढ़ने का मन नहीं, आज सर कहानी सुना दीजिए, या फिर आज लेखक के बारे में बता दीजिए, या कुछ और बातें कीजिए, तो ये ढंग है कक्षा को लोकतांत्रिक ढंग से चलाने का, यानी बच्चों की राय भी जानी जाए। आपको लगता होगा ऐसे कक्षा कैसे चलेगी, नहीं चल पाएगी, अव्यवस्था होगी। नहीं, अगर हम चीज़ों को लोकतांत्रिक ढंग से और लेकर चलेंगे तो चीज़ें उतने ही अच्छे से सामने आएंगी और सभी विचारों का हम सम्मान कर पाएंगे और उस तरीके से आगे बातों को ले जा सकेंगे। तो चार्ली की फिल्में इन्हीं बातों पर जोर देती हैं, फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाती हैं और वर्ग व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को तोड़ती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो गई, चूँकि मैं फिल्मों के सर्टिफिकेशन और चीज़ों के बारे में बताया, लेकिन ये सब ज़रूरी था चीज़ों को समझने के लिए, बेहतर तरीके से समझने के लिए ये सब चीज़ ज़रूरी थी। तो चलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और, आपसे मैं 1-2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ हमेशा की तरह। एक प्रश्न तो ये है कि चार्ली की किन्हीं 2 फिल्मों के नाम बताइए, और दूसरा प्रश्न है कि विश्व खरे जी की 2 रचनाओं के नाम बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।